कह रहा हूँ वो बात भ्रामक है, जबकि मैंने उस पर पर्याप्त अध्ययन करके पुष्टि की हुई होती है और आपने उस पर उतना परिश्रम करने की रुचि नहीं दिखाई, तो आपको लगता है कि वो विषय तो फर्जी है, नकली है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। जबकि हाँ, मैं ये अवश्य करता हूँ कि जब मैं उदाहरण पढ़ पढ़ कर बताता हूँ तो उस पुस्तक का नाम, उस लेखक का नाम, उस प्रकाशक का नाम, कई बार प्रकाशक का वो जो संस्करण है उसका वर्ष, उसकी पृष्ठ संख्या भी बताता हूँ। कई बार उतना नहीं बताता, सामान्य बता देता हूँ, इस पुस्तक से, इस लेखक के मत से ये बात मैंने बताई, इतना बता देता हूँ अधिकांश मामलों में। तो मिडिल ईस्ट का, जैसे फ्रांस में एक बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता था, अब भी मतलब उसकी एक फैंसी ब्रांडिंग तो है ही, टूरिस्ट के कारण या एफिल टावर के कारण उसको कहते हैं पेरिस। अब पेरिस क्या है, उसको कहीं कहीं प्यार का शहर भी कहा जाता है, प्यार का, सिटी ऑफ लव, क्योंकि नए विवाहित जोड़े जो यूरोप के हैं और कई मामलों में तो भारत के भी लोग मूर्खतापूर्ण विदेश गमन करते हुए पेरिस इत्यादि जा रहे हैं। खैर, लेकिन पेरिस की छवि एक शांत, सौम्य और प्रेम के प्रसारक शहर के रूप में देखी जाती रही है, एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में देखी जाती रही है। और पेरिस जो है वो फ्रांस का हृदय माना जाता है, टूरिज्म के दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक विविधता के दृष्टिकोण से। हालांकि अभी कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मध्य नारायण वर्षा हो रही थी कुछ दिनों से, मैं थोड़ा भीग गया था। प्रातःकाल स्नान होता है तो बाल गीले रहते हैं और धूप निकल नहीं रही, थोड़ा सा श्वास कास का अनुभव कर रहे हैं। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि अभी कुछ वर्ष या अधिक से अधिक दशक, जब आपको मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में गृह युद्ध अधिक मात्रा में देखने को मिले, तो आपको एक अनुभव अवश्य हुआ होगा। जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी, आप गौर करें इस बात पर, आप इस पर ध्यान दें, जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी, वहां इस्लाम को फैलाने के लिए दो तरीके अपनाए गए। यदि वो देश समृद्ध, संपन्न, सैन्य बल से युक्त है तो वहां व्यापारी बनकर ये जाते हैं। हम अरब के व्यापारी हैं, हम मिस्र के व्यापारी हैं। हालांकि मिस्र भी पहले इस्लामी तो नहीं था तो अरब भी नहीं, लेकिन ठीक है, वहां से उसका उद्भव हुआ। तो अरब को अगर हम केंद्र मानते हैं इस्लाम का, अरब के बाहर के देशों में तो इस्लाम नहीं था, वहां इस्लाम पहुंचने के लिए दो तरीके अपनाए गए, व्यापार और तलवार। यदि उस देश की स्थिति आर्थिक रूप से दृढ़ है किंतु सैन्य शक्ति उसकी कमजोर है, तो सीधा आक्रमण, वहां और कोई विकल्प नहीं होता है। आक्रमण किया गया और कुरान में बताए गए नृशंसतम तरीकों का प्रयोग करके हत्या, बलात्कार, तस्करी को अंजाम देकर, उसको लागू करके वहां की सत्ता को अपने हाथ में लेकर वहां के लोगों को दो विकल्प दिए गए, तीन विकल्प दिए गए। पहला विकल्प जो अपेक्षाकृत अधिक सरल लग सकता है लोगों को, कि तुम इस्लाम अपना लो। दूसरा विकल्प, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो और इस्लाम भी नहीं अपनाना चाहते हो तो ठीक है, किंतु अपनी आय का इतना अधिक बड़ा हिस्सा हमको जीवन कर के रूप में देते रहो, जिसको उन्होंने लगाया जजिया, कि जब तक ये तुम देते रहोगे तब तक हम तुमको मारेंगे नहीं, जीवित छोड़ देंगे। ये पहला विकल्प क्या है कि तुम इस्लाम अपना लो। यदि तुम इस्लाम अपना लेते हो तो तुमको जीवित भी छोड़ दिया जाएगा और तुमको मुख्य धारा के समाज में रहने भी दिया जाएगा। मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर उस परिवार का हर व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है, अल्लाह को अपना सर्वोच्च आराध्य, एकमात्र आराध्य मान लेता है, पैगंबर को उसका रसूल मान लेता है, तो जो भी उसकी अपनी क्राइटेरिया है, अपना एक नियम मानकर वो चलते हैं। तो यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस्लाम पर ईमान ले आता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि तुम इस्लाम नहीं अपनाना चाहते हो लेकिन फिर भी जीवित रहना चाहते हो, यहाँ ध्यान रखें, जीवित, सुरक्षित नहीं। मतलब अगर आप इस्लाम नहीं अपनाते हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं जजिया। और जजिया देने के बाद भी आप मुख्य धारा के समाज में नहीं रह सकते, आपको द्वितीय स्तर का या और भी नीचे गुलाम के ही समान एक नागरिक माना जाएगा, जिसमें आप जीवित तो रहेंगे लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार का स्वाभिमान नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी बहू, बेटी, बहन की इज्जत की कोई, उनके सम्मान की कोई गारंटी नहीं होगी। वो
मतलब आप उसकी दया पर हैं, जिस दिन उसको लगेगा तो उस दिन मार भी देगा। मतलब ये केवल कुछ दिन अपनी मृत्यु को टालने का एक बहाना है। और तीसरा विकल्प यह है कि आप मार दिए जाएं या पलायन कर जाएं, और पलायन अगर कर रहे हैं तो अपने घर की स्त्रियों को छोड़ जाएं इनके बलात्कार उपभोग के लिए। ये कब होता है? जब वह राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न हो और सैन्य शक्ति उसकी कमजोर हो, तो बहुत जल्दी उस पर आक्रमण इस्लाम के माध्यम से होता है। यदि वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है तो इस्लाम तत्काल रुचि नहीं लेता है, उसको संपन्न बनने देता है, क्योंकि इस्लाम के पास अपना कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। आप कहेंगे इकोनॉमिक मॉडल नहीं है तो दुबई और यूएई या कतर, ये सब देश इतने समृद्ध क्यों हैं? देखो, बात है कि तेल बेचकर आप जो समृद्ध हो रहे हैं उसमें आपकी लागत बहुत कम है, आर्थिक लाभ बहुत अधिक है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन और जूइश इन्वेस्टर्स का है। और वो अमेरिकन जूइश इन्वेस्टर्स आपको एक मार्केट प्रदान करते हैं उस तेल को निकालकर बेचने के लिए, और ये तभी तक चलेगा जब तक